नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के 5th चैप्टर को पढ़ा था, शरीर में गति। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के 6th चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। NCERT विथ रजनी माय चैनल नेम। और हमारा जो आज का अध्याय है वो है छठा अध्याय, विशेषताएं एवं आवास। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं विशेषताएं आवास चैप्टर अध्याय 6 से। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सुमेलित कीजिए। पहला है केजुराइना वृक्ष, दूसरा है ओक, चीर और देवदार, तीसरा है नागफनी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ओक, चीर और देवदार जो हैं वो आपका पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं, और नागफनी जो है वो आपका गर्म क्षेत्र में उगने वाला पौधा है, जिसे राजस्थान कह सकते हैं। और केजुराइना जो वृक्ष है वो उड़ीसा में देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। केजुराना वृक्ष को का आंसर उड़ीसा हो जाएगा। दूसरा ओक, चीर और देवदार का जो आंसर हो जाएगा वो ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, और नागफनी का राजस्थान। तो आंसर डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि केकड़ा सुमेलित कीजिए। केकड़ा, बकरी या याक या ऊँट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? केकड़ा या फिर बकरी या फिर ऊँट। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ऊँट जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और जो बकरी या फिर याक है वो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है। और जो केकड़ा होता है वो उड़ीसा में पाया जाता है ना। यानी कि पहला का ए हो जाएगा उड़ीसा, दूसरा का बकरी और याक पर्वतीय क्षेत्र यानी कि सी, और तीसरा ऊँट का बी यानी कि राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर डी है। चलिए एक बार हम लोग इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? मरुस्थल, राजस्थान में ऊँट थे, पर्वत पर बकरी और याक थे, पुरी यानी कि उड़ीसा के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऊँट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मी को दूर रखने के लिए होते हैं। दूसरा है जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है। तीसरा, ऊँट का मल शुष्क होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केवल कथन 2। इसमें से कौन सा कथन गलत है ये चुनना है। तो केवल कथन 2 जो है वो गलत है, यानी कि जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है। तो ऊँट को पसीना नहीं आता है, ठीक है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं बाकी जो दोनों क्वेश्चन है। ऊँट का मल शुष्क होता है, सही है। और ऊँट के लंबे पैर शरीर को रेत की गर्मी से दूर रखने के लिए होते हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, और उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मछलियों के शल्क का कार्य क्या है? पहला है इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करना, तीसरा दिशा निर्धारण में सहायक होना। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी ए सही, यानी कि कथन 1 और 2। इन्हीं मछलियों के शल्क का कार्य क्या है? तो इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करना, और दिशा निर्धारण में सहायक होना ये गलत है। हमें सही चुनना था, तो हम 1 और 2 ऑप्शन इसका सही है। एक बार देख लेते हैं कि क्या बताया गया है इसके बारे में। मछलियों में क्या आपको इसकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी कुछ का शरीर धारा रेखीय होता है, और उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर
चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति से गति करने में सहायक होते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जिन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल या क्लोम होते हैं, जो उन्हें जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। जो मछली के जो पंख और पूंछ चपटी होती है, उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। और क्लोम या फिर गिल जो होते हैं, सांस लेने में सहायता करते हैं। और शल्क जो होता है वो मछली में जल में सुगम गति करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती कहलाता है। तो पहला ऑप्शन ए परिवेश, ऑप्शन बी निवास, ऑप्शन सी स्थलीय निवास, ऑप्शन डी अनुकूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुकूलन। एक बार हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों को उन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिनमें से वे प्रायः पाए जाते हैं। और जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाते अनुकूलन कहलाती है। स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है क्या? वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र और दलदल। इनमें से कोई नहीं। तो नाम से पता चल रहा है कि दलदल स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। जलाशय, दलदल, दूसरा है झील नदियाँ, तीसरा है समुद्र और चौथा है तटीय क्षेत्र। तो इसमें भी ये ऑप्शन सही पता चला है, तटीय क्षेत्र जो है जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। यानी कि जलाशय, दलदल, झील नदियाँ और समुद्र जहाँ पौधे जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास है। क्वेश्चन नंबर 8 है जैव घटक के उदाहरण। पहला है मिट्टी, दूसरा है पौधा, तीसरा है जंतु और डी है बी और सी, यानी कि पौधा और जंतु जैव घटक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट में जो इसका बारे में बताया, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक के उदाहरण हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के करीब अजैव घटक हैं। यानी कि मिट्टी, चट्टान, मिट्टी, वायु और जल ये सारे निर्जीव हैं, इसलिए अजैव हैं। और जो पौधे जंतु हैं ये सजीव हैं, यानी कि इसलिए ये जैव हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चट्टान, मिट्टी और पौधा, दूसरा है जल, वायु और सूर्य के प्रकाश। उपर्युक्त में से जैव घटक के उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है कि ऑप्शन सी, न एक न ही दो। तो इसका आंसर क्या है, क्या बताया गया है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। यानी कि ये दोनों जो हैं वो अजैव घटक हैं। इसमें से पौधा जैव घटक है, परंतु इसके साथ दिया गया है, इसलिए हम इसको गलत आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मरुस्थलीय पौधे में शूल किसका उदाहरण है? जड़ का, तना का, फूल का या फिर पत्ती का। तो इसका आंसर है डी, यानी कि शूल मतलब पत्ती होता है। मरुस्थलीय पौधे उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे या शूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पो उत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 11 है नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? जड़ में, फूल में, तना में या पत्ती में? तो जो नागफनी के पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण है वो तना में होता है। इसके बारे में भी बताया गया है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना बहुत मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे कि पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मरुस्थलीय पौधों के बारे में सही विकल्प का चयन करें। पहला, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है।
पत्ती एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। डी है अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। इसका आंसर है सी। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों या शूल का रूप लेती है, जिससे इससे पौधों में से होने वाले उत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में उसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में मदद मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न प्रकार की क्षेत्र के पेड़ की विशेषता है। किस प्रकार के क्षेत्र के पेड़ की विशेषता है? पहला, ये शंक्वाकार होते हैं, इसकी शाखाएं तिरछी होती है, इसकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। तो ये नाम से ही पता चलता है सुई के आकार की होती है, यानी कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं वो लंबी और सुई के आकार की नुकीली होती है। इसकी शाखाएं जो होती है वो तिरछी होती है, शंक्वाकार होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है? पैर के नखर लंबे होते हैं, मटमैला रंग, चेहरे के सामने की आंखें, या उपरोक्त डी। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती है? तो ये सारी विशेषताएं होती है। उनके पैर के जो नाखून होते हैं वो लंबे होते हैं, उनका जो शरीर होता है मटमैला रंग रहता है, और चेहरे के सामने की आंखें काफ़ी वो तेज़ होती हैं। वो शिकार को दूर से ही सूंघ के पहचान लेती है। उपरोक्त सभी एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका डिटेल में क्या बताया गया। शेर वन में तथा घास स्थल में रहता तथा एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतु का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। शेर और हिरन इन दोनों जंतुओं की आँखें उनके चेहरे के सामने की आंखें स्थित होती है और सिर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पांदा गुलियों के अंदर खींचकर छुपा सकता है। उनका मटमैला या हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छुपाए रखता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं 10-12 मिनट से अधिक का वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे वीडियो से बोर हो जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्या आपके लिए ये उपयोगी है या नहीं है। और अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।